प्लेटो ऑन जस्टिस, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो यूनान का ही नहीं बल्कि विश्व का एक महान दार्शनिक था। इसलिए यह कहा जाता है कि प्लेटो इज फिलोसफी एंड द फिलोसफी इज द प्लेटो। प्लेटो के युवा मानस पर उस समय बड़ा आघात लगा था जब लोगों ने उसके सामने उसके गुरु एवं महान दार्शनिक सुकरात को जहर पीने के लिए बाध्य किया था। इस घटना ने प्लेटो को झकझोर दिया और यह सोचने के लिए बाध्य किया कि यह व्यवस्था ही दोषपूर्ण है जिसमें इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और इस समस्या के निदान के लिए उसने एक राज्य की कल्पना की एवं उस कल्पित राज्य में न्याय की व्यवस्था की बात सोची। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपने महान ग्रंथ रिपब्लिक की रचना की, जिसका प्रथम खंड ही न्याय के शीर्षक से शुरू होता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में जिस राज्य की कल्पना की है उसकी नींव ही जस्टिस पर आधारित है, जिससे राज्य को एकता, अस्थिरता, दृढ़ता एवं सक्षमता प्राप्त हो सके। यहाँ प्लेटो के न्याय को कानूनी परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता है। बार्कर ने कहा है कि इसका संबंध सामाजिक नैतिकता से है। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ इतना ही है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन सद्भाव से करे जो समाज के लिए हितकारी हो। राज्य व्यक्तियों को योग्यता के अनुसार कुछ दायित्वों का निर्वहन करने कहता है, जिसका पालन करना ही न्याय है। प्लेटो ने अपनी न्याय सिद्धांत को रखने के पूर्व उस समय के प्रचलित न्याय सिद्धांत का भी अध्ययन किया। उस समय न्याय के 3 प्रचलित सिद्धांत थे। पहला था परंपरावादी सिद्धांत, जिसका प्रतिनिधित्व सेफेलस करता था। वह कहता है, सेफेलस के अनुसार, जस्टिस seems to lie the speaking the truth and paying your debt। सत्य संभाषण करना और कर्ज को चुका देना ही न्याय है सेफेलस के मुताबिक। लेकिन प्लेटो इसका प्रतिवाद करता है, इसका खंडन यह कहकर कहता है कि नहीं, सत्य संभाषण हर समय ठीक नहीं होता, समुचित नहीं है। वह एक हत्यारा का उदाहरण देता है कि अगर एक व्यक्ति आपके घर में छुपा हुआ है और हत्यारा आता है, उसके हाथ में छुरा है और वो आपसे पूछता है, जो अमुक व्यक्ति क्या आपके घर में छिपा हुआ है, मुझे बताइए, तो क्या उस समय आपको उस सत्य का संभाषण करके आप उस व्यक्ति को बता देंगे? तो क्या हत्यारा उसे मार नहीं देगा? इसलिए सत्य का संभाषण हर समय न्याय नहीं है। दूसरा, कर्ज चुकाना। प्लेटो कहता है कि हर वक्त कर्ज चुका देना न्याय नहीं है, क्योंकि अगर मान लिया जाए आपने अपने किसी मित्र से कुछ रुपए लिए हैं और जब आप चुकाने के लिए जाते हैं तो आपको पता लगता है कि आपका मित्र की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, यानी वह पागल हो गया है। तो वैसी स्थिति में आप उधार ली हुई वस्तु अगर वापस करते हैं, अगर मान लीजिए कुल्हाड़ी आप वापस करते हैं, तो हो सकता है जो उसको
उस कुल्हाड़ी से वह कितने आदमी को घायल कर दे। या अगर आपने रुपया लिया है तो रुपया को वह फाड़ दे, नष्ट कर दे, पानी में फेंक दे। तो इसलिए यह कहना सही नहीं है, उससे वह प्लेटो मुखातिब नहीं है। परंपरावादी विचारक दूसरे हैं पोलीमार्कस। वो कहते हैं कि न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। वो प्रॉपर और ड्यू शब्द का प्रयोग करते हैं। प्लेटो कहता है जो न्याय तो एक कला है, और यह यहाँ प्रॉपर शब्द भेद है, और इसको हर एक व्यक्ति अपने अपने नजरिए से देखता है, इसलिए यह ठीक नहीं होगा। पोलीमार्कस अपना दूसरी परिभाषा देता है, तो इट इज एन आर्ट गुड टू फ्रेंड्स एंड इविल टू एनिमीज। लेकिन प्लेटो इस तर्क को भी कहता है कि मित्र एवं शत्रु में अंतर करना कठिन है। कभी कभी जिसको आप मित्र समझ रहे होते हैं वो आपका दुश्मन होता है, और कभी कभी जिसको आप दुश्मन समझ रहे होते हैं वह आपका मित्र भी हो सकता है। इसलिए गुड टू फ्रेंड्स और इविल टू एनिमीज यह सही नहीं है। फिर प्लेटो कहता है जो न्याय का उद्देश्य टीट फॉर टैट नहीं है, जैसे को तैसा नहीं है। क्योंकि प्लेटो अपने न्याय को एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखता है। अगर एक डॉक्टर है और उसका अगर दुश्मन उसके पास आता है अपने रोग के निदान के लिए, तो डॉक्टर का यह कर्तव्य होगा जो उसको वह उचित रूप से इलाज करे, न कि उसको जहर हुआ दे दे। अगर एक शिक्षक के पास कोई ऐसा छात्र आता है जिसे शिक्षक अपना दुश्मन समझता हो, तो गलत शिक्षा देना उस शिक्षक का दायित्व नहीं है। उस समय के तत्कालीन दूसरी न्याय की जो विचारधारा थी वह उग्रवादी विचारधारा, जिसका प्रतिनिधित्व थ्रेसिमेकस नाम का व्यक्ति करता था। वह उसने न्याय के बारे में अपनी परिभाषा दी है कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्गर। न्याय जो है वह शक्तिशाली लोगों का हित, शक्ति यानी शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शासक के शक्ति के डर से व्यक्ति को काम करना पड़ता है। वह व्यक्ति न चाहकर भी शासक की आज्ञा की अवहेलना वह नहीं कर सकता है। इसको इस तरह से थ्रेसिमेकस ने समझाने के लिए अपना एक उपसाद्य भी रखा है, जिसका शीर्षक है इनजस्टिस इज बेटर देन जस्टिस। अन्याय न्याय से अच्छा है। तो न्यायी एवं अन्यायी अगर व्यापार में साझा कर ले तो निश्चित तौर पर अन्यायी लाभ में रहता है। दूसरा उदाहरण देता है प्लेटो थ्रेसिमेकस कि राज्य की ओर से अगर धन का वितरण करना होता है, धन का वितरण होता है, तो अन्यायी व्यक्ति लाभ में हो जाते हैं और न्यायी व्यक्ति अलाभकारी स्थिति में आ जाता है। तीसरा उदाहरण वो देता है जो सरकारी पदाधिकारी सदैव लाभ की स्थिति में रहते हैं, जबकि एक न्यायी व्यक्ति सदैव अलाभकारी स्थिति में रहता है। इसलिए अन्याय जो है या अन्यायी जो है वह न्याय के तुलना में, अन्यायी की तुलना में बेहतर स्थिति में रहता है। प्लेटो इस तर्क को भी नजरअंदाज करता है, यानी उसको गलत साबित करता है।
प्लेटो का मानना है कि शासन एक कला है, शासक कलाकार है। दोनों का उद्देश्य एक ही होता है कि अपनी कला सामग्री की त्रुटियों को वह दोष रहित करे। जैसे शिक्षक का उद्देश्य छात्र के प्रति आदर्श होना चाहिए, उसी तरह एक शासक का उद्देश्य अपने शासित प्रजा के प्रति दयालु होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार न्यायी व्यक्ति अधिक सुखी होता है क्योंकि वह अधिक बुद्धिमान होता है, उसे सीमाओं का आभास है, जबकि अन्यायी व्यक्ति का सुख क्षणिक। वह देखने में लगता है जो अन्यायी व्यक्ति लाभ की स्थिति में है, लेकिन वह उसका क्षणिक है, उससे बाद में उसको घाटा ही होता है। न्याय का तीसरा सिद्धांत है यथार्थवादी सिद्धांत, जिसका प्रतिनिधित्व ग्लॉकन करता है। ग्लॉकन के अनुसार जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ द फियर। न्याय भय का एक शिशु है। प्राकृतिक अवस्था में निर्बल व्यक्ति पर अन्याय होता था, क्योंकि इस अवस्था में अन्याय करने की एक तरह से स्वतंत्रता थी। असमर्थता की स्थिति में निर्बलों ने एक समझौता किया कि वे न तो अन्याय करेंगे और न दूसरे को अन्याय करने देंगे। इसी समझौते के परिणाम स्वरूप कानून भी बने हैं। वो कहता है कि बिना दंड पाए अन्याय करना व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम स्थिति है, जबकि बदला लेने की स्थिति के अभाव में अन्याय का शिकार होते रहना सर्वाधिक कष्टदायिनी स्थिति है। न्याय इन दोनों स्थितियों के बीच का एक समझौता है। प्लेटो ग्लॉकन के इस विचार का भी खंडन करते हुए कहता है कि न्याय कभी कृत्रिम नहीं हो सकता। न्याय तो हृदय की वस्तु है, यह आत्मा का एक गुण है। यह वाई वस्तु नहीं, बल्कि मनुष्य के अंतःकरण की एक नैसर्गिक वस्तु है। न्याय सिर्फ व्यक्ति के ही नहीं, बल्कि राज्य के भी अंतस में निवास करता है। अब प्लेटो का कंसेप्ट देखिए न्याय के प्रति। प्लेटो अब अपने समय के प्रचलित न्याय के तीनों विचारधाराओं को नकारते हुए अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। उपरोक्त सभी सिद्धांत की विशेषता यह है कि वे न्याय को एक बाह्य वस्तु मानते हैं, जबकि प्लेटो न्याय को आत्मा की वस्तु मानता है। प्लेटो के अनुसार न्याय के दो रूप हैं, व्यक्तिगत एवं सामाजिक। वह व्यक्ति में तीन तत्व देखता है। पहला तृष्णा या वासना, जिसको अंग्रेजी में एपिटाइट कहा जा सकता है। दूसरा साहस या शौर्य, जिसको अंग्रेजी में स्पिरिट की संज्ञा दी गई है। और तीसरा बुद्धि या ज्ञान, जिसको विजडम या रीजन कह सकते हैं। ये तीनों तत्व जब उचित अनुपात में मानव मस्तिष्क में विद्यमान रहते हैं, तभी व्यक्ति न्याय का पालन कर सकता है। जब संतुलन बिगड़ता है तो व्यक्ति धर्मांधता या कामांधता का शिकार हो जाता है। प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति की भांति राज्य में भी ये तीनों तत्व विद्यमान होते हैं, जिसे प्लेटो आर्थिक, सैनिक एवं दार्शनिक तत्व की संज्ञा देते हैं। पहला आर्थिक तत्व का अभिप्राय यह है कि मनुष्य भौतिकता से संबंध रखने वाली वस्तुएं यथा भोजन, वस्त्र, आवास आदि आवश्यकताएं एकाकी रूप से प्राप्त नहीं कर सकता। इस हेतु किसानों, कारीगरों, जुलाहों, मजदूरों का समूह बनाना आवश्यक है, ताकि राज्य की
आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। दूसरा, साहस तत्व। आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु अधिक जनसंख्या एवं अधिक प्रदेश की आवश्यकता होती है। यह प्रदेश युद्ध द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः राज्य का कार्य अधिक प्रदेश प्राप्त करना एवं उसे सुरक्षित रखने का है, जो सैनिक यानी एस्पिरिट तत्व वाले ही कर सकते हैं, जिसे आप योद्धा वर्ग भी कर सकते हैं। तीसरा, राज्य निर्माण का तीसरा तत्व दार्शनिक है। इसका संबंध विवेक अथवा बुद्धि तत्व से है। शासक का विवेक बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए, ताकि शासितों से प्रेम करे एवं उसका कल्याण करे। वह विवेक के सहारे राज्य की एकता कायम रखे। सर्वप्रथम तत्व होने के कारण ही प्लेटो विवेक संपन्न दार्शनिक को ही राजा का पद देने का पक्षधर है। राज्य निर्माण के ये तीनों तत्व के आधार पर प्लेटो ने अपने राज्य में 3 वर्गों का निर्माण किया है। जैसा मैंने कहा, पहला वर्ग होगा तृष्णा एपिटाइट तत्व की पूर्ति करने वाले कृषक, या जिसे प्रोडक्टिव क्लास की संज्ञा दी जा सकती है। दूसरा, शौर्य या साहस गुण के प्रतिनिधि, जिन्हें सैनिक या संरक्षक वर्ग की संज्ञा दी गई है। और तीसरा, विवेक रीजन या विजडम गुण वाले, जिसे गार्जियन या फिलोसफर किंग की संज्ञा दी गई है। प्लेटो का यह त्रिवर्गीय विभाजन मध्यकालीन यूरोप में काफी लोकप्रिय हुआ। तत्कालीन यूरोप में पादरी, योद्धा एवं मजदूर में विभक्त था उस समय का समाज। प्लेटो के अनुसार राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से शासितों के हित की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, सैनिक अपने प्राणों की चिंता किए बगैर देश की सीमा की रक्षा करता है, एवं उत्पादक वर्ग सभी कष्टों को सहते हुए अधिकाधिक उपयोग की सामग्रियां पैदा करता है या जुटाता है, तभी राज्य में न्याय अस्थिर रहता है। वस्तुतः प्लेटो कर्तव्य पालन में विश्वास करता है। हिंदू धर्म में भी स्वधर्म पालन पर जोर दिया गया है, जहां 4 आश्रम हुआ करते का कंसेप्ट है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और इन चारों वर्गों का कार्य विभाजन स्पष्ट रूप से समाज में देखने को आता है। कुछ व्यक्ति यह प्रश्न करते हैं कि न्याय क्या है एवं यह न्याय कहाँ अवस्थित है। तो प्लेटो के अनुसार अपने निश्चित स्थान पर अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। फिर आगे प्लेटो कहता है, जो इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। विशेषीकरण को तरजीह देते हुए प्लेटो कहता है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य कुशलतापूर्वक करना चाहिए जो उसके स्वभाव के नितांत अनुकूल हो। इसलिए सेवाइन ने कहा है कि प्लेटो का न्याय समाज का एकता सूत्र है। यह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपने प्रकृति एवं शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्य को चुन लिया है। मैं एक वीडियो इसके प्लेटो के जस्टिस के रेलिवेंसी पर दूंगा, जो अगला हमारा वीडियो होगा।